कुछ लोग पूरी ज़िंदगी पैसा कमाते रहते हैं लेकिन अमीर कभी नहीं बन पाते। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य था जिसे बेबीलोन के लोगों ने हज़ारों साल पहले समझ लिया था। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे जॉर्ज सैमुअल क्लेसन ने लिखा था। यह किताब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हुई और कई भाषाओं में अनुवाद की गई। इस पुस्तक में धन, बचत और सफल जीवन के ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो आज भी लोगों के लिए उपयोगी माने जाते हैं। जॉर्ज सैमुअल क्लेसन एक अमेरिकी लेखक थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन है, जो पहली बार 1926 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में प्राचीन बेबीलोन शहर की कहानियों के माध्यम से पैसे और धन प्रबंधन की सीख दी गई है। इन कहानियों में बताया गया है कि सही सोच, बचत और समझदारी से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। यह पुस्तक लोगों को सिखाती है कि पैसों को कैसे संभालना चाहिए, भविष्य के लिए आर्थिक योजना कैसे बनानी चाहिए और अपनी मेहनत की कमाई का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। इसमें आसान और सरल उदाहरणों के जरिए धन कमाने और उसे बढ़ाने के तरीके समझाए गए हैं। बेबीलोन इतिहास का एक बहुत प्रसिद्ध और समृद्ध शहर माना जाता था। यह शहर अपनी संपत्ति और प्रभाव के लिए जाना जाता था। वहाँ के कई लोग अपनी मेहनत और समझदारी से अमीर बने थे। शहर में प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद वहाँ के लोगों ने बुद्धिमानी और सही वित्तीय नियमों की मदद से एक मजबूत और समृद्ध समाज बनाया। इस पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि धन कमाने और संभालने के कुछ नियम हमेशा एक जैसे रहते हैं। समय बदलता है, लेकिन पैसे को सही तरीके से संभालने के सिद्धांत आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने हजारों साल पहले थे। पैसा उन लोगों के पास अधिक आता है जो धन को संभालने के सही नियमों को समझते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाते हैं। 1. अपनी बचत बढ़ाना शुरू करें। 2. अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। 3. अपने पैसों को सही जगह लगाकर बढ़ाएं। 4. अपनी कमाई और बचत को नुकसान से बचाएं। 5. घर और संपत्ति को समझदारी से निवेश बनाएं। 6. भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयारी रखें। 7. अपनी कमाने की क्षमता को लगातार बेहतर बनाएं। यह पुस्तक व्यक्तिगत सफलता और आर्थिक समझ से जुड़ी हुई है। सफलता तब मिलती है जब इंसान अपनी मेहनत, सही सोच और समझदारी से काम करता है। अच्छी तैयारी सफलता की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी मानी जाती है। हमारे काम हमेशा हमारी सोच पर आधारित होते हैं, इसलिए सही सोच और सही समझ जीवन को बेहतर दिशा देती है। इस पुस्तक का उद्देश्य उन लोगों को मार्गदर्शन देना है जो आर्थिक रूप से सफल बनना चाहते हैं। इसमें ऐसे सिद्धांत बताए गए हैं जो धन कमाने, धन बचाने और अपनी अतिरिक्त कमाई को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करते हैं। बेबीलोन इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और समृद्ध शहरों में से एक माना जाता था। इसका नाम सुनते ही धन और वैभव की तस्वीर सामने आती है। यह शहर अपने सोने, खजाने और समृद्धि के लिए जाना जाता था। बेबीलोन एक सूखी घाटी में यूफ्रेट्स नदी के किनारे स्थित था। वहाँ न बड़े जंगल थे, न खदानें और न ही निर्माण के लिए पर्याप्त पत्थर उपलब्ध थे। इसके बावजूद वहाँ के लोगों ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से एक महान और समृद्ध शहर बनाया। बेबीलोन इस बात का उदाहरण है कि इंसान सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपनी समझ, मेहनत और सही योजनाओं से महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। उस शहर की समृद्धि और धन पूरी तरह लोगों की मेहनत और उनके ज्ञान का परिणाम था। आज बेबीलोन शहर केवल इतिहास का हिस्सा बन चुका है। एक समय में जो शहर धन, वैभव और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था, आज वहाँ सिर्फ सूखी और वीरान भूमि दिखाई देती है। यह स्थान एशिया में सूज नहर से लगभग 600 मील पूर्व और पर्शियन गल्फ के उत्तर में स्थित था। यूफ्रेट्स नदी की घाटी, जो कभी हरे भरे खेतों और लोगों से भरी रहती थी, अब एक बंजर क्षेत्र बन चुकी है। इतिहास से यह पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले बेबीलोनिया में रहने वाले लोग बहुत बुद्धिमान और विकसित थे। वे संगठित नगरों में रहते थे और शिक्षा, गणित, व्यापार और निर्माण कला में निपुण थे। उन्हें शुरुआती इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस और फाइनेंसियर्स में गिना जाता है। उन्होंने लिखित भाषा और व्यापार से जुड़े कई महत्वपूर्ण तरीकों का उपयोग किया। बेबीलोन एक व्यवस्थित और आधुनिक सोच वाला शहर था।
वहाँ चौड़ी गलियाँ, बाजार और दुकानें थीं। व्यापारी अपने सामान को अलग अलग क्षेत्रों में बेचते थे। शहर के भीतर बड़े मंदिर और शाही महल बने हुए थे। बेबीलोन के लोग कला और शिल्प में भी बेहद कुशल थे। वे मूर्तियाँ बनाते थे, सुंदर चित्रकारी करते थे, कपड़े बुनते थे और सोने व धातु से आकर्षक आभूषण तथा हथियार तैयार करते थे। आज भी वहाँ से मिले कई आभूषण और कलात्मक वस्तुएं दुनिया के बड़े संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। बेबीलोन के व्यापारी और धन प्रबंधन करने वाले लोग बहुत समझदार माने जाते थे। उन्होंने व्यापार और धन के उपयोग के ऐसे तरीके अपनाए जिनका प्रभाव आज तक देखा जा सकता है। इस कहानी का पहला अध्याय दो मित्रों से परिचय करवाता है, बंसिर और कोब्बी। बंसिर एक रथ बनाने वाला कारीगर था और कोब्बी एक संगीतकार। दोनों ने अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी उनके पास धन और सुख की कमी थी। एक दिन कोब्बी बंसिर को उसकी अधूरी वर्कशॉप के पास बैठा हुआ पाता है। बंसिर अपने जीवन और आर्थिक स्थिति के बारे में सोच में डूबा हुआ था। कोब्बी उससे सहायता मांगता है क्योंकि उसके पास भी धन की कमी थी। दोनों मित्र यह सोचने लगते हैं कि आखिर कुछ लोग अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। यही सवाल आगे चलकर उन्हें धन और सफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों तक पहुंचाता है। बंसिर अपने मित्र कोब्बी को एक सपना बताता है। उसने सपने में देखा कि उसके पास इतना धन है कि वह अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है। वह अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकता था, आराम से जीवन जी सकता था और भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जब उसकी आँख खुली तब उसने खुद को फिर उसी कठिन स्थिति में पाया। उसके पास न बचत थी और न ही ऐसी कोई व्यवस्था जो उसे बिना मेहनत के आय दे सके। अपने सपने के बारे में बात करते हुए दोनों मित्र सोचने लगते हैं कि आखिर कुछ लोग गरीबी से निकलकर अमीर कैसे बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी संघर्ष करते रहते हैं। उन्हें महसूस होता है कि केवल मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। यदि धन को सही तरीके से संभालना और बढ़ाना नहीं आता तो इंसान हमेशा उसी स्थिति में फंसा रह सकता है। बात करते समय वे अपने आसपास काम करने वाले मजदूरों और दासों को देखते हैं। वे समझते हैं कि अधिकांश लोगों का जीवन एक जैसा ही होता है, लगातार मेहनत करना, लेकिन फिर भी आर्थिक आज़ादी हासिल न कर पाना। इसके बाद उनकी बातचीत अपने पुराने मित्र अरकद पर जाती है, जिसे बेबीलोन का सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता था। वे सोचते हैं कि आखिर अरकद ऐसा क्या जानता है जिसने उसे इतना सफल और धनी बना दिया, जबकि वे दोनों अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अंत में दोनों मित्र यह निर्णय लेते हैं कि यदि उन्हें भी समृद्ध बनना है तो उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से सीखना होगा जिसने वास्तव में धन कमाने और संभालने की कला सीखी हो। इसलिए वे तय करते हैं कि वे अपने मित्र अरकद से मिलेंगे और उससे धनवान बनने के रहस्य जानेंगे। धन और सफलता की ओर बढ़ने के लिए उन लोगों से सीखना बहुत महत्वपूर्ण होता है जिन्होंने अपने जीवन में धन कमाने और संभालने का अनुभव हासिल किया हो। सही मार्गदर्शन इंसान को उन गलतियों से बचा सकता है जो उसे वर्षों तक संघर्ष में रखती हैं। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, और यह बात सही भी है। जीवन में कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें धन से नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन यह भी सच है कि पैसा इंसान को बेहतर अवसर, सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। इसी कारण दुनियावी सफलता को अक्सर धन और आर्थिक स्थिरता से भी मापा जाता है। पैसा अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक ऐसा साधन है जो इंसान को अपनी ज़रूरतें और सपने पूरे करने की ताकत देता है। जब किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त धन होता है तो वह अपने परिवार को सुरक्षित जीवन दे सकता है, बेहतर सुविधाओं का उपयोग कर सकता है और अपने भविष्य को मजबूत बना सकता है। कई लोग यह मान लेते हैं कि पैसा केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के पास ही आता है और उनसे हमेशा दूर रहता है। ऐसा सोचने का कारण अक्सर उनकी आर्थिक परेशानियां और लगातार पैसों की कमी होती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि धन उन लोगों के पास अधिक आता है
जो पैसे के सही नियमों को समझते हैं और उन्हें धैर्य और समझदारी से अपनाते हैं। जब इंसान धन कमाने, बचाने और बढ़ाने के सिद्धांतों को सीख लेता है, तब धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति बदलने लगती है। यही समझ उसे संघर्ष से आगे बढ़ाकर स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाती है। यदि कोई व्यक्ति सच में धन और समृद्धि प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अपने पुराने दुर्भाग्य और असफलताओं पर दुख मनाने के बजाय अपना ध्यान उन नियमों को सीखने पर लगाना चाहिए जो धन कमाने और उसे बढ़ाने में मदद करते हैं। केवल शिकायत करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन सही ज्ञान और सही आदतें इंसान का भविष्य बदल सकती हैं। एक बेहतर सोच यह है कि धन को समझदारी, अनुशासन और सही सिद्धांतों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है। जो लोग धन के नियमों को सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में लागू करते हैं, वे धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बनते जाते हैं। इसी उद्देश्य से बंसीर, कोबी और उनके अन्य मित्र बेबीलोन के सबसे अमीर व्यक्ति आर्कद के पास जाते हैं। वे उससे पूछते हैं कि आखिर उसने इतना बड़ा धन कैसे बनाया। जवाब में आर्कद अपने जीवन की कहानी सुनाता है। आर्कद बताता है कि एक समय वह भी अपने मित्रों की तरह सामान्य जीवन जीता था। वह मेहनत करता था, लेकिन उसके पास कभी धन नहीं टिकता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक धनी साहूकार अल्गमाश से हुई। आर्कद ने उससे वही सवाल पूछा जो अब उससे पूछा जा रहा था, अमीर कैसे बना जाए। तब अल्गमाश ने उसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। उसने कहा कि इंसान जो भी कमाए, उसका एक हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाकर रखना चाहिए। इसका अर्थ है कि सबसे पहले खुद को भुगतान करना सीखो। आर्कद ने अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि वह बाकी पैसों में भी अपना जीवन अच्छी तरह चला सकता है और उसकी बचत लगातार बढ़ने लगी। कुछ समय बाद आर्कद ने अपनी बचत को बढ़ाने के लिए निवेश करने का फैसला किया। उसने एक राजमिस्त्री की सलाह पर रत्नों में पैसा लगा दिया, लेकिन वह निवेश गलत साबित हुआ और उसकी सारी बचत चली गई। तब अल्गमाश ने उसे दूसरा महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उसने समझाया कि सलाह हमेशा उसी व्यक्ति से लेनी चाहिए जिसे उस विषय का वास्तविक अनुभव हो। यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानकार नहीं है, तो उसकी सलाह पर चलना नुकसान का कारण बन सकता है। सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान धन निर्माण की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं। कुछ समय बाद अल्गमश फिर से आर्कद से मिलने आया। इस बार आर्कद पहले से अधिक समझदार हो चुका था। उसने अपनी पिछली गलती से सीख ली थी और अब उसने अनुभवी व्यापारियों की सलाह लेकर सही जगह निवेश किया था। उसके निवेश से उसे अच्छा लाभ मिलने लगा था। जब अल्गमश ने उससे पूछा कि उसने अपनी कमाई का क्या किया, तो आर्कद ने गर्व से बताया कि उसने अच्छे भोज किए, अपनी पत्नी के लिए सुंदर कपड़े खरीदे और भविष्य में सवारी के लिए एक गधा खरीदने की योजना बना रहा है। यह सुनकर अल्गमश ने उसे एक और महत्वपूर्ण सीख दी। उसने कहा कि यदि इंसान अपनी कमाई को केवल खर्च करता रहेगा, तो उसका धन कभी नहीं बढ़ेगा। लेकिन यदि वह अपने पैसों को ऐसे काम में लगाए जहाँ से और पैसा पैदा हो, तो धीरे धीरे उसका धन कई गुना बढ़ सकता है। यही कंपाउंडिंग की शक्ति है, जब धन खुद और अधिक धन कमाने लगता है। इसके बाद पुस्तक समझाती है कि धनवान बनने के लिए इंसान को 2 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, समय और सीखने की इच्छा। समय हर इंसान के पास होता है, लेकिन बहुत कम लोग उसका सही उपयोग करते हैं। कई लोग अपना जीवन केवल दिन बिताने में लगा देते हैं, जबकि कुछ लोग उसी समय का उपयोग अपने भविष्य को बेहतर बनाने में करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है अध्ययन और सीखना। जो व्यक्ति धन बनाना चाहता है, उसे लगातार नई बातें सीखनी पड़ती हैं। उसे यह समझना होता है कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है और सही फैसले कैसे लिए जाते हैं। सही ज्ञान इंसान को गलतियों से बचाता है और उसे बेहतर अवसरों तक पहुंचाता है। पुस्तक में धन निर्माण के कुछ मूल सिद्धांत भी बताए गए हैं। सबसे पहला सिद्धांत है, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो।
अधिकांश लोग पूरी जिंदगी केवल अपने बिल भरने और खर्च पूरे करने में लगे रहते हैं। महीने के अंत तक पैसा खत्म हो जाता है और बचत नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन धीरे धीरे धन नहीं बना पाता। असल बदलाव तब शुरू होता है जब इंसान सबसे पहले खुद के भविष्य के लिए पैसा बचाना शुरू करता है। चाहे बचत छोटी हो या बड़ी, लेकिन नियमित रूप से अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखना धन निर्माण की शुरुआत बन जाता है। धीरे धीरे इंसान अपनी जीवन शैली को उसी हिसाब से ढाल लेता है। जब बचत आदत बन जाती है, तब आर्थिक स्थिरता और भविष्य की सुरक्षा दोनों मजबूत होने लगती हैं। धीरे धीरे इंसान को यह महसूस भी नहीं होता कि वह पहले से कम खर्च में जीवन जी रहा है, लेकिन समय के साथ उसकी बचत बढ़ने लगती है और उसके पास एक मजबूत पूंजी तैयार हो जाती है। नियमित बचत केवल धन ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी देती है। जीवन में बहुत पैसा हमारे हाथों से होकर गुजरता है, लेकिन जो व्यक्ति उसका एक हिस्सा अपने पास बचा कर रखता है, वही आगे चलकर आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। पुस्तक में धन बढ़ाने के 7 महत्वपूर्ण तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका है, अपनी बचत बढ़ाना शुरू करें। जो भी कमाई हो, उसका कम से कम 10% हिस्सा हमेशा अपने लिए बचा कर रखें। यदि कोई व्यक्ति हर 10 सिक्कों में से केवल 9 ही खर्च करे, तो धीरे धीरे उसकी बचत बढ़ने लगेगी। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आदत बन जाती है और धन जमा होना शुरू हो जाता है। दूसरा तरीका है, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अक्सर इंसान अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत समझने लगता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है, वैसे वैसे खर्च भी बढ़ने लगते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान अपने खर्चों का बजट बनाए और केवल ज़रूरी चीज़ों पर ही पैसा खर्च करे। समझदारी से किया गया खर्च भविष्य को सुरक्षित बनाता है। तीसरा तरीका है, अपने धन को बढ़ने का अवसर दें। सिर्फ पैसा बचाना ही काफ़ी नहीं है। बचाए गए धन को सही जगह निवेश करना भी ज़रूरी है, ताकि वह और अधिक धन पैदा कर सके। जब पैसा सही निवेश में लगाया जाता है, तब वह धीरे धीरे बढ़ता है और आने वाले समय में लगातार आय का स्रोत बन जाता है। यही वह स्थिति होती है जब पैसा इंसान के लिए काम करना शुरू करता है। चौथा तरीका है, अपने धन को नुकसान से बचाएं। जब किसी व्यक्ति के पास बचत होने लगती है, तब कई आकर्षक अवसर सामने आते हैं, लेकिन हर अवसर सही नहीं होता। इसलिए निवेश करने से पहले पूरी समझ और सावधानी ज़रूरी है। हमेशा ऐसे लोगों की सलाह लेनी चाहिए जिन्हें उस क्षेत्र का अनुभव हो। बिना समझ के किया गया निवेश मेहनत की कमाई को नुकसान पहुंचा सकता है। सुरक्षित और समझदारी वाले निवेश ही लंबे समय तक लाभ देते हैं। पांचवा तरीका है, अपने घर को लाभदायक बनाएं। जब किसी व्यक्ति के पास अपना घर होता है, तो उसे सुरक्षा और स्थिरता का एहसास होता है। अपना घर केवल रहने की जगह नहीं होता, बल्कि भविष्य के लिए एक मजबूत संपत्ति भी बन सकता है। ज़मीन और घर जैसी चीज़ें समय के साथ मूल्य बढ़ा सकती हैं और आर्थिक मजबूती देने में मदद करती हैं। छठा तरीका है, भविष्य की आय सुनिश्चित करें। हर व्यक्ति को अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में पहले से सोचना चाहिए। समझदारी यही है कि इंसान ऐसी व्यवस्था बनाए जिससे भविष्य में भी आय आती रहे। जमीन, घर या अन्य सुरक्षित निवेश भविष्य के कठिन समय में सहारा बन सकते हैं। जो व्यक्ति पहले से तैयारी करता है, वह आने वाले समय में अधिक सुरक्षित और निश्चिंत रहता है। सातवां तरीका है, अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाएं। जितना अधिक ज्ञान और अनुभव इंसान प्राप्त करता है, उतनी ही उसकी कमाई की क्षमता बढ़ती है। सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। नई चीज़ें सीखना, अपने कौशल को बेहतर बनाना और समझदारी बढ़ाना इंसान को आर्थिक रूप से आगे ले जाता है। ज्ञान और कौशल लंबे समय तक धन कमाने की सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। इसके बाद पुस्तक में सौभाग्य के बारे में चर्चा की गई है।
अर्कद राजा द्वारा चुने गए लोगों को संबोधित करते हुए भाग्य और सफलता के बारे में बात करता है। लोग उससे पूछते हैं कि क्या इंसान अपने जीवन में सौभाग्य को आकर्षित कर सकता है। अर्कद जुए और आसान तरीके से पैसा कमाने की सोच पर बात करता है। वह कहता है कि कुछ लोग अचानक धन जीत सकते हैं, लेकिन उसने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसने केवल किस्मत के भरोसे स्थायी धन और सफलता प्राप्त की हो। उसके अनुसार सौभाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अवसर आने पर तुरंत कार्य करते हैं। जो लोग डर, संकोच या आलस की वजह से अवसर खो देते हैं, वे अक्सर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेने का साहस रखते हैं, सफलता धीरे धीरे उनका साथ देने लगती है। अर्कद फिर से लोगों को याद दिलाता है कि अपनी कमाई का कम से कम एक हिस्सा हमेशा बचाना और निवेश करना चाहिए। यही आदत भविष्य में बड़े अवसरों का लाभ उठाने की ताकत देती है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भाग्य केवल इंतज़ार करने से नहीं मिलता। सफलता और सौभाग्य अक्सर उन्हीं लोगों के पास आते हैं जो तैयार रहते हैं, अवसर को पहचानते हैं और सही समय पर कदम उठाते हैं। सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए इंसान को हर उस अवसर का लाभ उठाना चाहिए जो उसके सामने आता है। जो व्यक्ति सही समय पर कार्य करने का साहस रखता है, वही आगे बढ़ता है। केवल इंतज़ार करने से सफलता नहीं मिलती। अवसर अक्सर उन्हीं लोगों का साथ देते हैं जो तैयार रहते हैं और तुरंत निर्णय लेते हैं। इसके बाद कहानी बेबीलोन के एक स्वर्ण ऋणदाता की ओर बढ़ती है। रोदान नाम का एक व्यक्ति राजा के लिए एक शानदार भाला बनाता है। उसकी कला और मेहनत से प्रभावित होकर राजा उसे 50 सोने के सिक्के इनाम में देता है। महल से लौटते समय रोदान सोचता रहता है कि इस धन का सही उपयोग कैसे किया जाए। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाता। इसी बीच उसकी बहन उससे सहायता मांगती है। वह चाहती है कि रोदान उसका पैसा उसके पति को दे ताकि वह व्यापार शुरू कर सके। लेकिन रोदान समझता है कि बिना सोच समझ के धन देना सही नहीं होगा। इसलिए वह बेबीलोन के प्रसिद्ध स्वर्ण ऋणदाता माथोन से सलाह लेने का निर्णय करता है। यह कहानी सिखाती है कि धन को भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि समझदारी और सावधानी से उपयोग करना चाहिए। हर निवेश या उधार देने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं। इसके बाद पुस्तक बेबीलोन की दीवारों की कहानी बताती है। बंजार नाम का एक योद्धा बेबीलोन की सुरक्षा का जिम्मेदार था। जब दुश्मन सेना ने बेबीलोन पर हमला किया, तब वही सबसे पहले लोगों को खतरे की खबर देता है। शहर के लोग डर और चिंता में थे और सभी उससे सलाह और भरोसा मांग रहे थे। बंजार दिन रात शहर की दीवारों पर पहरा देता रहा। उसने दुश्मनों को शहर में घुसने की कोशिश करते देखा, लेकिन बेबीलोन की मजबूत दीवारें और सुरक्षा व्यवस्था हर हमले के सामने डटी रहीं। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में दुश्मन हार गए और शहर सुरक्षित बच गया। इसके बाद बंजार लोगों को समझाता है कि जिस तरह एक शहर को सुरक्षित रहने के लिए मजबूत दीवारों की ज़रूरत होती है, उसी तरह हर इंसान को अपने जीवन और धन की सुरक्षा के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि बिना सुरक्षा के न शहर सुरक्षित रह सकता है और न ही इंसान का भविष्य। धन कमाना ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उसे सुरक्षित रखना और भविष्य के लिए मजबूत व्यवस्था बनाना। इस कहानी से दो महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं। पहली सीख यह है कि सुरक्षा की तैयारी हमेशा पहले से करनी चाहिए। जैसे बेबीलोन शहर अपनी मजबूत दीवारों के कारण दुश्मनों से सुरक्षित रहा, उसी तरह इंसान को भी अपने जीवन और धन की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। आर्थिक जीवन में यह सुरक्षा कई रूपों में हो सकती है। बचत, समझदारी से निवेश,
भविष्य के लिए योजना और जोखिम से बचाव। जब इंसान पहले से तैयारी करता है तब कठिन समय आने पर वह अधिक सुरक्षित और मजबूत बना रहता है। दूसरी सीख बंजार के अनुभव से मिलती है। उसने कई युद्ध देखे थे और उसे अपनी सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा था, इसलिए वह डर और चिंता में घिरे लोगों को शांत कर पाया। इसी तरह जीवन में भी अनुभवी और समझदार लोगों का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब परिस्थितियां कठिन लगती हैं तब सही सलाह देने वाला व्यक्ति हमें डर के बजाय समझदारी से सोचने में मदद करता है। इसके बाद कहानी बेबीलोन के ऊंट व्यापारी दबासिर की ओर बढ़ती है। तरकड़ नाम का एक युवा व्यक्ति कठिन समय से गुजर रहा था। उसने कई लोगों से उधार लिया हुआ था और उसकी हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी उसके पास भोजन खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। एक समय वह इतना परेशान हो गया कि उसने चोरी करने तक का विचार किया, लेकिन अपने पुराने अनुभवों से वह जानता था कि गलत रास्ता केवल और अधिक दुख देता है। इसलिए वह चोरी करने के बजाय किसी अवसर की तलाश में एक सराय के बाहर घूमता रहता है। उम्मीद करता है कि शायद कोई परिचित व्यक्ति उसकी मदद कर दे। उसी समय उसकी मुलाकात अमीर ऊंट व्यापारी दबासिर से होती है, जिससे उसने पहले पैसा उधार लिया था। दबासिर उससे अपना पैसा वापस मांगता है। तरकड़ अपनी गरीबी और बदकिस्मती का बहाना बनाता है और कहता है कि उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन दबासिर उसकी बात सुनकर उसे डांटने के बजाय अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाता है। वह तरकड़ को एक ऐसी कहानी सुनाने वाला होता है जो उसके जीवन की सोच बदल सकती थी। यह अध्याय सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। सही सोच, जिम्मेदारी और सीखने की इच्छा ही इंसान को गरीबी और संघर्ष से बाहर निकाल सकती है। दबासिर अपनी कहानी सुनाते हुए बताता है कि एक समय ऐसा था जब उसका जीवन पूरी तरह बिखर चुका था। अपनी युवा अवस्था में वह बिना सोचे समझे खर्च करता था और केवल आज के आनंद के लिए जीता था। धीरे धीरे वह इतना कर्ज में डूब गया कि न तो अपने उधार चुका पा रहा था और न ही अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा पा रहा था। उसकी पत्नी भी परेशान होकर उसे छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। समय बीतने के साथ दबासिर को कोई अच्छा काम नहीं मिला। मजबूरी और गलत फैसलों ने उसे अपराध के रास्ते पर धकेल दिया। उसने डकैती शुरू कर दी, लेकिन यह रास्ता ज़्यादा समय तक नहीं चला। वह पकड़ा गया और उसे गुलाम बना लिया गया। लेकिन यहीं से उसके जीवन में बदलाव की शुरुआत हुई। उसे एक ऐसे व्यक्ति को बेच दिया गया जिसे अपने ऊँटों की देखभाल के लिए आदमी चाहिए था। वहीं उसकी मुलाकात उस व्यक्ति की पत्नी सिरा से हुई। सिरा ने महसूस किया कि दबासिर बाकी गुलामों जैसा नहीं था। एक दिन उसने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने पूछा, क्या तुम्हारे अंदर एक गुलाम की आत्मा है या एक स्वतंत्र इंसान की? इन शब्दों ने दबासिर के अंदर गहरा असर किया। उसने सोचना शुरू किया कि क्या वह हमेशा परिस्थितियों के आगे हार मानता रहेगा या फिर अपने जीवन को बदलने के लिए खड़ा होगा। तब उसने निर्णय लिया कि वह अपने पुराने जीवन से भागेगा नहीं। वह वापस अपने शहर जाएगा, अपने कर्ज चुकाएगा और सम्मान के साथ जीवन जिएगा। सिरा ने उसकी मदद की और उसे गुलामी से बाहर निकलने का अवसर दिया। लेकिन उसकी वापसी की यात्रा बहुत कठिन थी। कई बार वह थक गया, भूखा रहा और हार मानने जैसा महसूस किया। फिर भी हर कठिन समय में वह खुद को याद दिलाता रहा कि गुलाम मानसिकता वाला इंसान परिस्थितियों के सामने हार मान लेता है, लेकिन स्वतंत्र सोच वाला इंसान संघर्ष करता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं छोड़ता। आखिरकार दबासिर बेबीलोन वापस लौटा। उसने अपने कर्जदारों का सामना किया और धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से सारे कर्ज चुका दिए। समय के साथ वह फिर से सम्मानित और सफल व्यक्ति बन गया। यह कहानी सिखाती है कि असली स्वतंत्रता इंसान की सोच में होती है। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने, अपनी गलतियों का सामना करने और हार न मानने का साहस रखता है, वही अपने जीवन को बदल सकता है। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि आत्मदया,
और परिस्थितियों के सामने हार मान लेना इंसान को कमज़ोर बना देता है। जो व्यक्ति हर समय अपनी किस्मत को दोष देता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने से बचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जो इंसान अपने हालात का सामना करता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाता है, वही वास्तव में मजबूत और स्वतंत्र सोच वाला व्यक्ति बनता है। सफलता पाने के लिए इंसान को साहस, अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना अपनानी पड़ती है। यही सोच उसे सम्मान और सफलता तक पहुंचाती है। इसके बाद पुस्तक में बेबीलोन की मिट्टी की टैबलेट का उल्लेख आता है। हजारों साल पुरानी इन टैबलेट को मेसोपोटामिया के क्षेत्र में खोजा गया था। एक पुरातत्वविद एल्फ्रेड श्यूसबरी ने इन टैबलेट पर लिखी बातों को समझकर अपने सहयोगी प्रोफेसर फ्रैंकलिन कैंडलवेल को उनके बारे में बताया। इन टैबलेट में डाबासिर की कहानी दर्ज थी और यह बताया गया था कि उसने अपने कर्ज से बाहर निकलने और जीवन को दोबारा सही रास्ते पर लाने के लिए क्या योजना अपनाई। एल्फ्रेड अपने पत्र में लिखता है कि उसने और उसकी पत्नी ने भी इन पुरानी सीखों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हजारों साल पुरानी बातें आज भी उतनी ही उपयोगी और सच्ची हैं। उन्होंने महसूस किया कि केवल पैसा खर्च करने में नहीं, बल्कि धन को सही तरीके से संभालने और बढ़ाने में भी गहरी खुशी होती है। इन टैबलेट में दाबासिर की आर्थिक योजना का विस्तार से वर्णन किया गया था। उसने सबसे पहले यह तय किया कि वह अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा अपने लिए बचाएगा। फिर उसने अपने खर्चों को सीमित किया और बाकी धन से धीरे धीरे अपने सभी कर्ज चुकाने शुरू किए। यह अध्याय दिखाता है कि आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए चमत्कार की नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और सही योजना की ज़रूरत होती है। चाहे समय कितना भी बदल जाए, धन और जिम्मेदारी के सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं। दाबासिर और बाद में सेंट स्वेदिन के प्रोफेसर दोनों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अपनी कमाई का केवल 70% खर्च करके जीवन चलाना उतना कठिन नहीं था जितना उन्होंने पहले सोचा था। धीरे धीरे उनके कर्ज कम होने लगे, बचत बढ़ने लगी और उनका जीवन पहले से अधिक व्यवस्थित हो गया। समय के साथ उन्होंने अपने सभी कर्ज चुका दिए, बचत इकट्ठी कर ली और अपनी आय से कम खर्च में जीना सीख लिया। यही आर्थिक सफलता की असली शुरुआत थी। प्रोफेसर अपने पत्रों में बताते हैं कि इन पुरानी मिट्टी की टैबलेट में लिखी बातों ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने महसूस किया कि आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सही योजना और अनुशासन। इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि यदि कोई व्यक्ति कर्ज में डूब चुका है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक ही है, अपनी स्थिति को साफ तरीके से समझना और धीरे धीरे समस्या का सामना करना शुरू करना। दाबासिर ने सबसे पहले अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने यह निर्णय लिया कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने भविष्य के लिए बचत ज़रूर करेगा। इसके बाद उसने अपने सभी कर्जों की एक सूची बनाई। उसने हर उस व्यक्ति का नाम लिखा जिससे उसने पैसा लिया था और यह भी लिखा कि कितना पैसा लौटाना बाकी है। फिर वह अपने सभी लेनदारों से मिला। उसने ईमानदारी से अपनी स्थिति समझाई और कहा कि वह एक साथ पूरा पैसा नहीं चुका सकता, लेकिन वह अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से लौटाएगा। कुछ लोग उस पर नाराज़ हुए और तुरंत पूरा पैसा मांगने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी ईमानदारी और प्रयास को समझा। अंत में सभी ने उसकी योजना को स्वीकार कर लिया। इसके बाद दाबासिर ने अपनी कमाई को 3 हिस्सों में बांटना शुरू किया। कमाई का 10वां हिस्सा वह बचत में रखता था, 2/10वां हिस्सा वह अपने कर्ज चुकाने में लगाता था और बाकी 7/10वां हिस्से से वह और उसकी पत्नी अपना घर और ज़रूरी खर्च चलाते थे। धीरे धीरे उसके कर्ज खत्म होने लगे और उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई। यह अध्याय सिखाता है कि आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है ईमानदारी, धैर्य, अनुशासन और लगातार सही कदम उठाना। छोटी लेकिन नियमित प्रगति समय के साथ बड़े बदलाव में बदल जाती है। इस योजना में कोई जादू नहीं था, लेकिन फिर भी यह बहुत प्रभावी साबित हुई। इसका कारण यह था कि इसमें अनुशासन, स्पष्ट योजना और लगातार प्रयास शामिल थे। दाबासिर ने समझ लिया था कि
आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी है अपनी स्थिति को साफ तरीके से समझना और उस पर लगातार काम करना। उसने अपने सभी कर्ज़ों को लिख कर रखा और हर भुगतान का हिसाब बनाना शुरू किया। इससे उसे अपनी प्रगति दिखाई देने लगी। जब इंसान अपनी प्रगति देखता है तो उसके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा और मजबूत होती जाती है। इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह भी था कि उसने अपने लेनदारों से खुलकर बात की। उसने अपनी परिस्थिति छुपाने के बजाय ईमानदारी से समझाई। यही कारण था कि धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करने लगे। यह कहानी सिखाती है कि आर्थिक समस्याओं से भागने के बजाय उनका सामना करना ही सही रास्ता होता है। इसके बाद पुस्तक में बेबीलोन के सबसे भाग्यशाली आदमी की कहानी आती है। यह कहानी शर्रू नादा नाम के व्यक्ति की है जो अपने साथी हदन गुल्ला के पोते के साथ यात्रा कर रहा था। शर्रू उसे बताता है कि एक समय वह भी गुलाम था, लेकिन वह खुद को भाग्यशाली मानता था क्योंकि उसे एक ऐसे मालिक के पास बेचा गया जिसने उसे बेकिंग का काम सीखने का अवसर दिया। शर्रू बताता है कि हदान के दादा भी कभी गुलाम थे, लेकिन उन्होंने मेहनत और सही सोच के बल पर अपनी स्वतंत्रता हासिल की। समय बीतने के बाद जब शर्रू और हदान के दादा दोबारा मिले तब परिस्थितियां बदल चुकी थी। हदान के दादा स्वतंत्र हो चुके थे जबकि शर्रू अभी भी गुलाम था। तब हदान के दादा ने शर्रू की आज़ादी खरीद ली। इस घटना ने हदान के मन पर गहरा प्रभाव डाला। उसने समझ लिया कि इंसान की असली ताकत उसका काम, उसका अनुशासन और उसकी मेहनत होती है। वही उसे भविष्य में सफलता और सम्मान दिलाती है। पूरी पुस्तक का निष्कर्ष यही है कि सफलता केवल सपने देखने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब इंसान सही सोच के साथ लगातार सही कदम उठाता है। इस पुस्तक में कई महत्वपूर्ण बातें सिखाई गई हैं। पहली बात, अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए और उसे सही जगह निवेश करना चाहिए। दूसरी बात, हमेशा अनुभवी और समझदार लोगों से सलाह लेनी चाहिए। तीसरी बात, बचत और निवेश को समय देना ज़रूरी है। जल्दबाजी में अपनी मेहनत की कमाई को ख़त्म नहीं करना चाहिए। पुस्तक धन की तुलना एक पेड़ से करती है। बचत उसका बीज है। जब इंसान नियमित रूप से बचत करता है और उसे सही तरीके से बढ़ाता है तो धीरे धीरे वही बीज एक मजबूत पेड़ बन जाता है। समय के साथ वह पेड़ इतने फल देता है कि इंसान सुरक्षित, सम्मानित और सुखी जीवन जी सकता है। अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज़, मोटिवेशन और लाइफ बदलने वाली सीखें पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सोच और भविष्य दोनों को मजबूत बनाने के लिए बनाई जाती है।